मंच पर विराजमान मान्यवर पाराशर जी, श्रीमान प्रसन्न कुमार जी, श्रीमान महेश भागचंद्रिका जी, श्रीमान विनोद जी, संतोष जी पाठक और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बहनों, आदरणीय बंधुओं, प्रतिवर्ष संकल्प के हमारे कार्यकर्तागण एक व्याख्यान माला रखते हैं। उसी के अंतर्गत कभी कभी ये हमको बुला लेते हैं यहाँ। हालांकि इन विषयों के हम कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जो ध्यान में आता है वो आपके सामने रखने का प्रयत्न हम करते हैं। अभी 2 दिन पूर्व एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ और उसने गंगा प्रतिवर्ष सूख रही है और उन्होंने 1300 वर्षों की स्टडी की है, 1300 वर्ष की स्टडी की है और पिछले एक 30-35 वर्ष के अंदर 30% जल कम हो गया। पिछले 3 महीने से आप लगातार समाचार सुन रहे हैं कि हिमाचल में इतना लैंडस्लाइड हो गया, इतना गांव बह गया, 500 से ज़्यादा लोग मर गए, 3-4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले हिमाचल में हो गया। वैसे ही हानि उत्तराखंड में भी हो गई, सैकड़ों लोग मर गए, अनेक गांव बह गए, हजारों घर, हजारों गाड़ियां बह गई। ऐसा ही समाचार कश्मीर का भी आया, किश्तवाड़ में बादल फटा, सैकड़ों लोग बह गए उसमें और फिर अनेक स्थान पर ये बढ़ता ही चला गया। और इस वर्ष में हम समझते हैं कि बड़ी संख्या में ये घटनाएं हो गई। घटना तो प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान जैसा क्षेत्र, बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ बाढ़ आ गई। अभी कुछ वर्ष पूर्व लेह लद्दाख, जहाँ पानी पड़ता ही नहीं, वहाँ बाढ़ आ गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी वो अनेक दिन तक जलती रही और लाखों हेक्टेयर जमीन और जंगल बर्बाद हो गया। करोड़ों की संख्या में वहाँ जीव हानि हो गई। आप इस बात से बहुत अच्छे तरह से जानकार है कि ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ती ही जा रही है और पिछले 120 वर्षों के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धरती का बढ़ गया और 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ते ही जो इसके जो रिपरकशंस हुए, जो बहुआयामी इसके जो परिणाम हुए, वो बहुत भयानक हैं। वो कोई भी 10, 20, 25 वैज्ञानिक मिलकर के उसका आकलन नहीं कर सकते, कल्पना से भी बाहर है। क्योंकि जो बर्फ पिघल रही है नॉर्थ पोल साउथ पोल की, वो जो बर्फ की लेयर है वो कई किलोमीटर मोटी लेयर होती है और बर्फ की डेंसिटी 0.9 है और पानी बन जाता है तो 1 डेंसिटी का हो जाता है और अरबों खरबों टन पानी एकदम समुद्र में बढ़ जाता है और पृथ्वी का एक्सिस बदल रहा है, मानसून के डायरेक्शंस बदल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो समुद्र से भाप बनकर पानी ऊपर आ रहा है वो तेजी से आ रहा है। मतलब जो मानसून में जो पानी का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो धरती का एक्सिस बदलने के कारण से और ग्लोबल टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से तो मानसून के डायरेक्शन, उनकी वेलोसिटी, इस सब पर असर पड़ रहा है। तो जो बहुत भारी बरसात के क्षेत्र थे वे कम बरसात में और जो सूखा वाले क्षेत्र थे, डेजर्ट थे, वो भारी बाढ़ वाले क्षेत्र में बदल रहे हैं। सैकड़ों स्पीसीज फ्लोरा और फोना की अब खत्म हो रही है। कल को पूरे एग्रीकल्चर पर क्या इसका असर पड़ेगा कहना बहुत कठिन है। क्रॉप के ऊपर क्या असर पड़ेगा,
सारा वेजिटेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहना बहुत मुश्किल है। ये केवल एक आयाम मैंने आपके सामने रखा। दूसरा डायमेंशन ये है कि अमेरिका जो है लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है और भारत के तुलना में लगभग 10 टाइम्स उसका इकोनॉमी ज़्यादा है और पॉपुलेशन जो है 1/3 से भी कम है, लेकिन बेरोजगारी से परेशान है, अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहा। तीसरा, धीरे धीरे जो कैपिटल है सारे दुनिया का, ये इस वर्तमान मॉडल में कुछ हाथों में सिमटता जा रहा है और एक बड़ा नंबर सारे दुनिया का एक बड़ा नंबर कम आमदनी वाले ग्रुप में जा रहा है। अगर इसको एक रफ उससे देखें तो 50-60% जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग दुनिया भर में हैं, उनकी नेट वर्थ और नेट इनकम कम होती जा रही है और ऊपर के 2% लोग उनकी नेट वर्थ और इनकम बढ़ती जा रही है। अब 2% भी नहीं, 0.1%। सारी अमेरिका को चलाने वाली अब 5 कंपनी हो गई हैं बस, और रूस को चलाने वाली केवल 7 कंपनी हो गई हैं। भारत में भी जो पर कैपिटा इनकम तो जो है वो है, लेकिन 10,000 से भी कम आमदनी वाले लोगों की संख्या कमाने वाले लोगों में 82% है। 82% लोग जो देश भर में कमाई करते हैं, उनकी आमदनी 10,000 रुपया से भी कम है। 5,000 से भी कम आमदनी जिनकी है, ये भी एक बड़ा नंबर है। तो ये कुल मिलाकर के कैसा ये बन रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कैसा स्वरूप देश का बनेगा और कैसा स्वरूप दुनिया का बनेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अब तीसरा आयाम, दिन प्रतिदिन बीमारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, नई बीमारियां खड़ी हो रही है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो इतना भारी जो पॉल्यूशन और ये केमिकल्स ये बढ़ते चले गए, तो अमेरिका के अंदर ही 35% पॉपुलेशन लोग ऐसे हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में जो है फैमिली सिस्टम टूट रहा है, बड़ी मात्रा में लोग जो है वे इंटॉलरेंसी की ओर जा रहे हैं, असहिष्णु हो रहे हैं, तो इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। सारी दुनिया भर में मनुष्य जो है वो एकांगी होता चला जा रहा है। खूब पढ़ तो रहा है, अच्छी नौकरी भी पा लेता है, पैसा भी कमा लेता है, लेकिन उसका अपना कौन है ये समस्या उसके पास है। अभी हमारे एक सन्यासी हैं मथुरा में, उन्होंने एक अपने परिचित का किस्सा बताया कि वो आए थे, उनके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, 10 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन अपना किसको बताएं ये कहना मुश्किल है। उनमें से अपना कौन है? अपना कहने वाले लोग अब बहुत कम होते चले जा रहे। फॉलोअर्स है, हमारी टेलीफोन की डायरेक्टरी में नाम बहुत सारे हैं, अपना कौन है? बात करने वाले लोग नहीं मिल रहे, हंसी मजाक करने वाले लोग भी नहीं मिलते, और आदमी मनुष्य धीरे धीरे अकेला होता चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो वर्तमान के विश्व के इस मॉडल ने हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। एक और विज्ञान ने हमको बहुत क्षमता दी, हमारी जिंदगी को, जीवन को अधिक सरल सुलभ बनाया, आनंदमय बनाया, अनेक कठिनाइयां दूर कर दी, अनेक समस्याओं का समाधान भी दिया। अब हम सुबह जाएंगे बेंगलोर, वहां इंटरव्यू लेकर के कोई काम करके फिर दिल्ली आ जाएंगे। नहीं तो बेंगलोर जाने में 3 दिन लगता था, 3 दिन आने में लगता था।
एक 40 वर्ष पहले बेंगलोर आना जाना 1 सप्ताह का काम था, अब 1 दिन में हम कर सकते हैं। तो वर्तमान के इस विज्ञान के युग ने हमको बहुत क्षमतावान तो बनाया है, हमारी अनेक समस्याओं का समाधान खोज करके हमको दिया है, हजारों प्रकार की वस्तुएं हमारे सामने रख दी है, लेकिन साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं को भी ला दिया। तो भारत एक ऐसा देश है, वो कौन सा मॉडल अपनावे? 7 लाख गांव हमारे हैं और 7 लाख गांवों में से अगर केवल 20-25 शहरों का ही यदि विकास होगा तो ये पॉपुलेशन ट्रांसफर हो जाती है। वहां बंबई में 40% के लगभग जनसंख्या, 40% जनसंख्या स्लम्स में रहती है। जहाँ एक कमरे के 10-12 लड़के बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से जाकर के रहते हैं। उनका सामाजिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा है? उनके बूढ़े माँ बाप वहाँ गांव में हैं, ये 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए 3,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर दूर जाता है। दिल्ली में भी लगभग 20% लोग बहुत छोटे स्लम्स में रहते हैं। पूना में, बेंगलोर में, मद्रास में, कलकत्ता में, अहमदाबाद, सूरत, हर बड़े शहर का यही नक्शा बन गया। 7 लाख गांव के लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो भारत का विकास का मॉडल कैसा हो? 140 करोड़ लोगों के लिए हम कौन सा मॉडल दें? क्या वो मॉडल जो लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के बावजूद अपने को रोजगार नहीं दे पाता? क्रमांक 2, नाना प्रकार की जो जलवायु की समस्याएं हमने खड़ी कर दी। नंबर 3, नाना प्रकार की, अनेक प्रकार के हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है वो समाज में नीचे तक व्याप्त हो गए। वर्तमान के इस जो सिस्टम ने एक नई समस्या और पैदा कर दी। एक कीन्स नाम का बड़ा भारी अर्थशास्त्री था, तो विश्व युद्ध जो प्रथम हो गया उसके बाद मंदी के दौर में उसने एक नई थ्योरी दी। उस नई थ्योरी में उसने कहा कि देखो, इस मंदी का दौर है, इस मंदी के दौर में अगर हम लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे तेजी से तो इंडस्ट्री चल जाएगी। मोर कंजम्पशन, मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंज्यूम मोर। इसको सबको समझ में आ गया, विज्ञापन होने लगे, इंडस्ट्री चलने लगी, बैंक ने लोन दे दिया, लोन दो, लोन दो, लोन दे करके खर्चा करो, खर्चा करो। तो एक नई थ्योरी, एक कीन्स लेकर के आया और सारी दुनिया ने इस थ्योरी को मान लिया, कंज्यूम मोर, कंज्यूम मोर। फिर आगे चल कर एक नई थ्योरी आई जो फैमिली सिस्टम जो है, ये किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम है। एक परिवार में अगर 10-12 लोग एक साथ रहते हैं तो ये कम कंज्यूम करेंगे, इनको 2 टुकड़े में बांट दो। तो 6-6 लोग अगर 2 जगह रहेंगे तो 2 जगह टीवी चाहिए, 2 जगह फ्रिज चाहिए, 2 जगह गाड़ी चाहिए, 2 जगह सोफा सेट चाहिए, 2 जगह हर आइटम डबल लग जाएगा, तो 2 रसोई बन जाएगी। ऐसे करके फैमिली को छोटा करो। अगर छोटी फैमिली होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा। तो कैसे फैमिली सिस्टम को तोड़ दिया जाए और इंडिविजुअलिस्टिक एक ग्रुप बनते चले जाएं, 2-2, 3-3 लोगों का एक ग्रुप हो जाए, तो ज्यादा मकान चाहिएंगे, ज्यादा गाड़ी, ज्यादा फ्रिज, ज्यादा किचन, ज्यादा फर्नीचर, तो एकदम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और इसे सारा जो टेलीविजन, सारा मीडिया, सारे जो इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक थ्योरीज और प्लानिंग उस हिसाब से दुनिया में होने लगी कि परिवार तोड़ दो। इंडिविजुअलिस्टिक अगर हमने ध्यान रखा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, बच्चे स्वतंत्र हो जाएंगे। ये परिवार जो है अपने आप में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
बाधा है। और इसलिए पूरी दुनिया में परिवार तोड़ दो, परिवार को छोड़ दो। ये इस मॉडल पर दुनिया चलने लगी। अगर हम सारांश में देखें तो उनकी अलग प्रकार की समस्याएं और परिस्थितियां थीं। वहां गांव बहुत कम थे। उनके यहां जो खेती पर जो आधारित जनसंख्या थी उसकी संख्या कम थी, 2%, 3%, 4%। हमारे यहाँ तो 80% लोग थोड़े दिन पहले तक थे। अभी भी लगभग 60-62% लोग कृषि या कृषि से संबंधित किसी काम के ऊपर आधारित है। 63-64% लोग हमारे कृषि या कृषि से संबंधित कोई काम करते हैं। उनको एकदम शहर में लाना संभव ही नहीं था हमारे यहाँ। इसलिए एक डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत विकास का मॉडल चाहिए था। हमारे यहाँ परिवार मजबूत था और इसलिए परिवार केंद्रित एक विकास का मॉडल हमको चाहिए था। हमारे यहाँ जो कृषि बड़ी मजबूत थी, हमारी जमीन अच्छी उपजाऊ थी, हमारे यहाँ बरसात और नदियाँ और हमारा क्लाइमेट और ऋतुएं हमारे कृषि के लिए अनुकूल थी। जितनी एरेबल लैंड जो है अमेरिका के पास है, जितनी एरेबल लैंड है चाइना के पास है, उतनी ही हमारे पास है। बस अंतर इतना है कि हमारे पास ऋतुएं अच्छी है, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर अच्छा है। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट और टेम्परेचर है वो अनेक प्रकार की फसल दे सकता है। हमारे यहाँ का जो किसान था वो परिश्रमी था। तो ये हमारे लिए एक भिन्न प्रकार का अवसर था। तो अपने को जो मॉडल चाहिए था, प्रतिमान चाहिए था, वो इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर था। अर्थात हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था मजबूत थी। उस परिवार व्यवस्था को बनाकर, क्रमांक 2, 7 लाख गांवों को ध्यान में रखकर, क्रमांक 3, अपनी कृषि, अपनी जलवायु, हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर, हमारे यहाँ के क्लाइमेट, ऋतुएं और परिश्रमी कृषक, सबसे बड़ी संख्या में हमारे यहाँ का पशुधन, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, और सबसे बड़ा इसमें था हमारा सामाजिक आध्यात्मिक जीवन। इन सबको ध्यान में रखकर हमको अपना मॉडल विकसित करना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी रही कि गांधी जी ने यद्यपि एक अच्छा मॉडल हिंद स्वराज्य में लिखा था, वो उस समय के जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो लोग आए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमने स्वदेशी समाज के नाम से एक अच्छी पुस्तक लिखी और वे चाहते थे कि विकास ऐसा हो जिसमें गांव, वहाँ के लोग, समाज, परंपराएं, हमारे यहाँ की संस्कृति और अध्यात्म, इसको बचाकर संभाल कर आगे बढ़ेंगे। वो भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। मदन मोहन मालवीय जी ने भी गांव गांव में अच्छा विकास हो, इंडस्ट्री भी लगे, गांव भी बचा रहे। तो कहते थे गांव गांव में पाठशाला हो, गांव गांव में अच्छा मल्लशाला हो, गांव गांव में अच्छा मंदिर हो, गांव गांव में संस्कार की व्यवस्था हो, आवश्यकता अनुसार उद्योग भी हो। यह मालवीय जी का एक मॉडल था। उन्होंने कहा ये हो, मतलब विश्व स्तरीय इंजीनियर भी हमारे पास हो, विश्व स्तरीय डॉक्टर, वैज्ञानिक भी हो, लेकिन गांव भी खुशहाल रहे। लेकिन जो लोग आए उन्होंने इस बात को नहीं समझा और हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारा विचार, हमारा दर्शन, हमारी परंपरा, ये भी नहीं समझा। पश्चिम की नकल में थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ने लगे और इसलिए अपना मॉडल कैसा हो ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। और ये पहली बात, जो आर्थिक आयाम है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे अर्थ जो है ये धर्म से प्रकाशित होगा, धर्म के बताए हुए मार्ग पर ही चलेगा। और इसलिए हम देखते हैं व्यापारी लोगों क्या लिखा रहता है, शुभ लाभ। लाभ तो हो शुभ कर्मों से हो, शुभ मार्ग से हो, अन्याय के मार्ग से नहीं, अनीति से नहीं, अधर्म से नहीं। अशुभ लाभ नहीं चाहिए।
तो जो धर्म है ये अर्थ के मार्ग को निश्चित करेगा। और जब बहुत बड़ी हमने आमदनी करी और बड़ा भारी मांस का एक्सपोर्ट किया, बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन गांव उजड़ गया। ये ठीक नहीं है, ये मॉडल ठीक नहीं। और ये धर्म के प्रकाश में अर्थोपार्जन हो, धर्म के प्रकाश में ही अर्थ का नियोजन, विनियोजन, व्यय हो। तो धर्म के प्रकाश में अर्थ और उसी के प्रकाश में उपभोग, काम माने उपभोग, अर्थ जो है ये सारे हमारे सुख का साधन बन जाता है। सारे सुख के साधन इसी से आते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम ठीक चलेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यह ध्यान में रखना है, हमारे देश में ये खूब अच्छे तरह ध्यान में था, खूब कमाओ लेकिन संयम से खर्च करो। हम मथुरा में जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसका नाम था चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज। हम 4 भाई, चारों भाई उसी विद्यालय में पढ़े, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। अब इस चंपा नाम की एक महिला थी, उन्होंने पैसा जोड़ जोड़ कर बचा बचा करके एक बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए धन उनके परिवार के लोगों ने दिया, तो उनके नाम से विद्यालय था। फिर एक और महिला थी, उनका नाम था मंदोबाई, उन्होंने पैसा जोड़ करके एक वहां बड़ा हॉल बनवाया, मंदोबाई हॉल था। तो इन 2 महिलाओं ने पैसा संभाल संभाल कर, जोड़ जोड़ कर बच्चों के लिए, धूप में प्रार्थना होती थी तो बच्चों के लिए धूप में प्रार्थना न हो, बड़ा विशाल कक्ष निर्माण कराया। अपने लिए आभूषण नहीं खरीदे, अपने लिए बड़ी कोठी भी नहीं बनवाई, सामान्य से मकान में रहते हुए उन्होंने समाज के हित के काम किए जो ये देश हजारों साल से करता चला आ रहा था। यह है धर्म आधारित अपने अर्थ का विनियोग करना। और इस देश में हजारों साल से परंपरा थी, सैकड़ों हमारे अन्य क्षेत्र चलते थे। क्यों? कोई भूखा न सोए, गांव में कुत्ता भी भूखा न सोए, मनुष्य तो छोड़ दीजिए। अन्यथा बुभुक्षिता किम न करोति पापम, अगर भूखा रहेगा तो कोई भी तो अनाचार कर सकता है। क्षीणा जना निष्करुणा भवंती, जो मनुष्य कमजोर हो जाता है, भूख से पीड़ित है, तो कोई भी पाप कर सकता है। यह भारत का आर्थिक सामाजिक चिंतन है, ध्यान में रखिए। पूरे देश में हम सबको मालूम था, जो लाखों करोड़ों रुपया कमाता था वो भी जानता था मेरे पास जो धन है ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। अभी भाई साहब पाराशर जी बता रहे थे ईशावास्योपनिषद के बारे में, उसका पहला ही जो मंत्र है क्या बोलता है? वो मंत्र बोलता है बाद में, अंत में, ध्यान में रखो ये धन किसका है? बस प्रश्न करता, उत्तर नहीं देता ऋषि। कस्य स्विधनम, ये धन तुम्हारे पास है। धन माने केवल पैसा नहीं, ये विद्या का भी धन होगा, शरीर का बल का धन होगा, तुम्हारे पास बड़ी जमीन है, तुम्हारे पास संपदा है, गाय है, ये धन है। कोई सा भी धन जो आपके पास है, कस्य, किसका है? बस ऋषि ने उत्तर नहीं दिया, उत्तर अपने आप है। क्यों? उस पर पहले बोल चुका है ईशावास्य, वो ईश्वर का ही है, परमात्मा का है। मेरे पास जो भी कुछ है मेरा नहीं है, वो परमात्मा ने मेरे पास रखा है। मैं ट्रस्टी हूं, मैं संभाल करके रखता हूं। और मेरी बुद्धि और विवेक अगर धर्म से संचालित है तो मैं जानता हूं यह प्रभु का है। अपने लिए न्यूनतम ले लो, तेन त्यक्तेन, पहले दे दे, निकाल दे इसमें, तेन त्यक्तेन, दे दे, हटा, तब भुंजीता, अपने लिए उपयोग कर। हम छोटे बालक थे तो गांव में जाते थे, गांव में उन दोनों जब फसल कटता था तो खेत में फसल रखा रहता था, एक 40-50 कुंटल मान लो गेहूं हो गया, तो किसान उसको अपने घर नहीं लाता था, वहीं खेत में ही लोग आते थे। एक कुम्हार आता था, कोई लोहार आता था, बढ़ई आता था, मंदिर का पंडित भी आता था। सबको जितना जितना, किसी को 2 किलो देना है, किसी को 4 किलो देना है, किसी को 5 किलो देना है, सबको दे दो।
जो बच गया वो लेकर के आता था अपने घर, तेन त्यक्तेन, और जो घर भी ले आया उसमें से भी देता रहता था। न्यूनतम अपने लिए लेना, यह साधना पूर्ण चिंतन हमारे देश का था। ये धरती सबकी है, सबके लिए है, धरती सबकी है। और ये भारत का जो आध्यात्मिक चिंतन और आर्थिक चिंतन एक साथ है, सब एकात्म है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं भगवान विष्णु जो है ना, वो क्षीर सागर में विराजमान है। क्षीर सागर माने समुद्र का सागर। ऐसे एक बालक ने प्रश्न किया, अरे महाराज जी आप बताते समुद्र का सागर, ये तो दूध का सागर है, ये तो समुद्र में खारी पानी है। तो प्रवचनकर्ता बोलते हैं, बेटा देखो, तुम ध्यान से देखो, ये समुद्र का जल जब आकाश में मेघ बन करके ऊपर उठ गया और मानसून बन करके चला गया, सारी धरती पर बरसात कर देता है और सारी धरती पर अच्छी फसल होती है। उस फसल को हम देखते हैं, गेहूं का दाना है, ये चना का दाना है, ये जौ है, ये आम के वृक्ष में छोटा सा फल लगा है, उसको तोड़ो, कच्चा है, उसमें दूध निकलता है। इसी घास को गाय खाती है, उसके स्तन में दूध आ जाता है। ये समुद्र का ही जल है जो वहां गया है। हम कहते हैं समुद्र जो है एक क्षीर सागर है, ये एकात्म बोध है सृष्टि का। ये दर्शन भारत के पास है। ये टुकड़े टुकड़े में सोचना नहीं, सारी सृष्टि एकात्म है। वो समुद्र का जल है, चाहे वो गेहूं का दाना है, ये घने जंगल है, गाय और बैल भैंस हैं, हमारा परिवार है, एकात्म है। सूर्य के साथ भी हम एकात्म हैं, समुद्र के साथ भी हम एकात्म हैं। इसलिए हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारा जो वसुधा है मेरा परिवार है, कुटुंब के रूप में है। मेरा लाभ हो जाए, दुनिया कहीं जाए। कुछ मौलिक बातें हमारे देश में बहुत गहराई तक बैठ गई। उन मौलिक बातों के प्रकाश में हमारे देश का आर्थिक चिंतन आगे बढ़ा। आप चाणक्य के बारे में जानते हैं, उसका नाम विष्णुगुप्त था। उसने जब अर्थशास्त्र लिखा, कौटिल्य ने, विष्णु ने, तो विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखते था, पहला श्लोक क्या लिखा है, वो आश्चर्यचकित करने वाला पहला श्लोक उसका है, अर्थ के बारे में ही है। वो लिखता है पृथिव्याः लाभ पालनोपाय। पृथिव्या, सारी धरती का लाभ जिसमें हो, सारी धरती की पालना जिसमें हो जाए, सारी धरती आनंद से जिस प्रकार से रह सके, पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। सारी धरती को लाभ हो, सारी धरती आनंद में आ जाए, सारी धरती प्रसन्न हो जाए, ऐसा जो अर्थशास्त्र हो वो अर्थशास्त्र है। आज का विश्व क्या सोचता है? ट्रंप साहब सोचते हैं हमारा ही फायदा हो, रूस सोचता है हमारा फायदा हो, चीन सोचता है हमारा फायदा हो, कंपनी सोचती है हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। यह सेक्टेरियन है, टुकड़ा टुकड़ा है, स्वार्थी जीवन है, ये इसमें अध्यात्म नहीं है। और इसलिए भारत में कोई भी चिंतन जब कभी भी हुआ, वो समस्त मानव समाज के हित को ध्यान में रख करके ही हुआ। ये एकात्म सोच है। दीनदयाल जी इसी बात को बार बार कहते थे, टुकड़े टुकड़े में मत सोचो, जब सोचो तो समग्रता से सोचो। सारी धरती सबकी है। हमने जब कहा ये जो पृथ्वी माँ है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, हमने कभी ये नहीं कहा अपने किसी भी श्लोक में मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं बंबई का बेटा हूं, मैं मथुरा का बेटा, ना, ये कभी नहीं कहा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। और जब सारी पृथ्वी में जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही हो। सर्वभूतेषु ये नैकम, सर्वभूतेषु, हर एक प्राणी के अंदर मैं ही हूं। ये हमारा चिंतन है। भगवान गीता में कहते हैं ना, सर्वभूतेषु ये नैकम, जितने भी प्राणी हैं उन सब में मैं ही हूं। और कहते हैं सच्चा ज्ञान कौन सा है? सच्चा ज्ञान है अविभक्तम विभक्तेषु,
अविभक्तम, जो इंडिविजिव है, जो बंटवारा नहीं किया जा सकता, ऐसा जो सोचता है। लेकिन विभक्तेषु, सब टुकड़े 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 हजारों लाखों अरबों खरबों लोगों में, प्राणियों में अविभक्त एक को देखता है। सब प्राणियों में उसी ज्योति को देखता है, उसी प्रभु को देखता है, उसी हरि को देखता है, उसी विष्णु को देखता है, उसी ब्रह्म और शिव को देखता है। एकत्व की वो दृष्टि रखता है। ये भारत की दृष्टि है। तो मजदूर भी अपना दिखता है, मजदूर का परिवार भी अपना दिखता है। और मजदूर के परिवार में उसकी पत्नी को अगर टीबी हो जाती है तो वो हमारा मालिक जो है फैक्ट्री का, उसका इलाज कराता है। और भारत में ऐसे लगभग सभी ऐसे फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, जिनके यहाँ काम करने वाले मजदूर, उसका बेटा बेटी, कोई संकट उसके घर में आता है तो खड़े हो जाते, नहीं तू चिंता मत कर, तेरी बेटी का विवाह है मैं करवाऊंगा, तेरा बेटा पढ़ने जा रहा है फीस मैं दूंगा, उसकी कॉपी किताब मैं दूंगा, मेरी दिवाली है तो तेरी भी दिवाली है, तेरे लिए भी 2 कपड़े बनेंगे, तेरे भी घर 2 डिब्बा मिठाई का जाएगा। यह है अविभक्तम विभक्तेषु, ये एकात्म की दृष्टि है। मैं मालिक तू मजदूर, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम एक ही उसी तत्व को देख रहे हैं, उसी ब्रह्म को हम देख रहे हैं, जो समस्त की समस्त सृष्टि की मंगल कामना करते हुए विकसित हुआ है। ये एकत्व की दृष्टि, एकात्म की दृष्टि है। ये सर्वभूतेषु ये नहीं कम, सभी प्राणियों में मैं हूं, ईश्वर को हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि है। बंधुओं और बहनों, ये ध्यान में रखिए, ये केवल भारत की दृष्टि है। दुनिया में कोई भी देश, कोई समाज, कोई विचार, कोई भी रिलीजन इस तरह से नहीं सोचता, क्योंकि मानते ही नहीं है कि परमात्मा और ईश्वर सबके अंदर विराजमान हो सकता है। इस विचार में से, इस मौलिक दर्शन में से भारत का विकास का मॉडल अब तक तो चलता आया था, और इसमें दोनों पक्ष थे। लौकिक उन्नति भी अपने को करनी है और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। और इसलिए भारत में हजारों वर्षों से भारत ने लौकिक उन्नति करी। ये झूठ बोलते हैं विदेशी लोग कि भारत गरीब देश था, ना, बिल्कुल नहीं। अब दुनिया के ही लोग इस बात को मान गए कि ईसा से 1000 वर्ष पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। भारत दुनिया में पहला देश था जिसने सबसे अच्छा स्टील बनाया था। भारत तो पहला देश था जिसने सबसे पहले टेक्सटाइल अच्छे कपड़े बनाए थे। भारत पहला देश था जिसने सबसे पहले ग्रहों की गतियां नाप करके रख दी थी। भारत पहला देश था जिसने भाषा को व्याकरण दिया था। भारत पहला देश था दुनिया भर में जिसने अच्छे सुंदर आभूषण बनाए और औषधियां बनाई। भारत दुनिया में हर वस्तु का एक्सपोर्ट करता था। मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जेटी संडरलैंड की एक किताब है उसको पढ़िए, और उन्होंने लिखा है कि आप अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो भारत कैसा था। इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम। ये अमेरिका के अच्छे लेखक है जेटी संडरलैंड, वो लिखते हैं जब आप लोग भारत में आए थे, भारत दुनिया की हर वस्तु का निर्यातक था, आपने कैसा देश कर दिया ये। तो हम लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत थे। पर्सिया का राजा जो था डेरियस II, जब भारत की सीमा पर आया तो उसने भारत के राजा से एक ही बात कही कि आप हमको थोड़ा लोहा दे सकते हैं, हमको स्टील दो। तो भारत के राजा ने उसको 5 शेर स्टील दिया। फिर एक ऐसा काल आया कि भारत लोहे के कारखाने बनाने के लिए विदेश से इंजीनियर लाया। ठीक बात है, वो काल भी हमने देख लिया। और से एक और हमने भौतिक उन्नति की तो चरम सीमा तक करी। गणित दिया, बीज गणित दिया, ट्रिग्नोमेट्री दिया, रेखा गणित दिया, बहुत कुछ दिया, वो अलग बात है। और जब आध्यात्मिक उन्नति की तो अलेक्जेंडर जो आया तो ग्रीक के उसके गुरुओं ने कहा तू भारत जा रहा है, भारत से कुछ विद्वान लोगों को लेकर के आना, अगर तू जीत जाता है वहां से कुछ अच्छे विद्वानों को लेकर के आना। भारत विद्वत्ता में नंबर 1 था।
तक्षशिला का विश्वविद्यालय दुनिया के कम से कम 50 देशों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाता था। नालंदा का विश्वविद्यालय दुनिया के कम से कम 40 देशों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाता था। और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां जितनी भी थी दुनिया में, जो पुर्तगाल की थी, चाहे इंग्लैंड की थी, चाहे डच थी, चाहे फ्रेंच कंपनियां थी, वो भारत से व्यापार करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भारत एक संपन्न देश था। दुनिया के बड़े से बड़े लेखकों ने भारत के बारे में लिखा है, वो अच्छा लिखा है। और एक और भारत आर्थिक दृष्टि संपन्न था, और वहीं भारत आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न था। विलक्षण आर्थिक उन्नति करने वाला महाराजा हर्ष और विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब अंतिम दिनों में वैराग्य ले लेते थे। एक और आर्थिक उन्नति और एक और आध्यात्मिक उन्नति, और इन दोनों का बड़ा सुंदर सिंथेसिस स्पिरिचुअल विजडम भी है और वर्ल्डली नॉलेज भी है। ये भारत ने सिखाया। कितना भी अच्छी उन्नति करो और आर्थिक और भौतिक, लेकिन उस परमात्मा की साधना में तो लगो, उसके बिना सब बेकार है, सब बेकार है। लेकिन ये पूरा बेकार नहीं है, इसका ये भी काम का है। तो ईशावास्य उपनिषद में जो है ना, विद्या और अविद्या, ये कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया लेकिन मानवीय गुण नहीं आए तो बेकार है। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया लेकिन मनुष्य नहीं बना तो बेकार है। और जब परमात्मा ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हर विद्या के अंदर जो अध्यात्म है वो मैं हूं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। तो मॉडल वो चाहिए। जब आर्थिक उन्नति तो हो, लेकिन आर्थिक उन्नति के साथ साथ ऐसा भी हो कि हमारा देश भौतिक दृष्टि से भी संपन्न बना रहे। तो आध्यात्मिक उन्नति भी हो, भौतिक उन्नति भी हो, विद्या भी चाहिए। वो बहुत महत्व की है, वो अध्यात्म विद्या हमने कहा। लेकिन जो अध्यात्म नहीं है वो भी जरूरी है, वो भी आवश्यक है। यद्यपि उसको उन्होंने अविद्या कह दिया, वो ठीक है, क्योंकि उसमें विद्या नहीं है इसलिए उसको अविद्या कह दी। जरूरी वो भी है, वो नहीं हो तो भूखे मर जाओगे। अविद्याया मृत्युम तीर्थवा। अविद्या मतलब जो टैलेंट है, स्किल है, जो वर्ल्डली नॉलेज है, ये होगी तो मृत्यु को मैं पार कर जाऊंगा, मृत्यु से बचा रहूंगा। मैं कमाऊंगा तो भूख तो पूरी कर लूंगा, मैं खाना तो घर में बनेगा। अविद्या जो ये वर्ल्डली नॉलेज, स्किल, टैलेंट है, इससे मैं जीवन पार करूंगा। लेकिन वो जो विद्या है उससे अमरतत्व प्राप्त होगा। तो इसलिए मॉडल हमको ऐसा चाहिए जिसमें हम दोनों से आगे बढ़ जाए। आज हम कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ गए। आज दुनिया में हम लोग जो अन्न के उत्पादन में बहुत तेजी से बढ़ गए, आनंद की बात है। दूध के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है, आनंद की बात है। एक समय था 60 का दशक जो था, उस समय देश में 1.25 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था। हम बाहर से अन्न लाते थे, फ्रॉम शिप टू माउथ, ये मजाक बनता था हमारा। आज देश में लगभग 12.5 करोड़ टन गेहूं पैदा होता है। हमारा अन्न का उत्पादन लगभग 36 करोड़ टन है। हम बढ़ती हुई आबादी के बाद भी 3 करोड़ टन गेहूं और धान सरप्लस पैदा करते हैं। हम दुनिया के किसी भी गरीब देश को अन्न दे सकते हैं। अनेक क्षेत्रों में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, साक्षरता में हम आगे बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। हमने पोलियो पर विजय पाई है, स्मॉल पॉक्स देश में बंद हुआ है। हमारी जो लॉन्गेविटी है, हमारी आयु देश की बड़ी है। अब लोग 72-73 साल की आयु में हमारा एवरेज एज हमारी देश की चल रही है। ये सब बातें हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम एक विदेशी मॉडल को लेकर के यहाँ खड़े हो जाएं। बड़ी भारी गंभीर समस्या हमारे देश में आज है। और इसलिए हमको वो मॉडल चाहिए जो मॉडल सारे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ठीक व्यवहारिक हो, सबकी उन्नति हो, सबको आवश्यकता पर मिलता रहे और पूंजी का केंद्रीकरण न हो जाए, कारखानों का केंद्रीकरण न हो जाए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो। 7 लाख गांव में उत्पादन के लिए कुछ न कुछ चाहिए।
लोग अपने अपने 15,000, 10,000, 5,000 की नौकरी के लिए घर छोड़ करके दूर न चले जाएं और एक और अमीर बढ़ते चले जाएं। लोग बाद में वे अमीर नहीं बढ़ेंगे, पैसा कुछ लोगों के पास बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम जो दुनिया में चला है, इस सेंट्रलाइज सिस्टम ने पैसा भी कुछ लोगों के पास ही अब केंद्रित करना शुरू कर दिया है। बंधुओं, ये जो मॉडल है जो पश्चिमी जगत ने शुरू किया, ये केवल कुछ लोगों के लिए और कुछ शहरों के लिए ऐसा बन गया है। भारत को ये मॉडल नहीं चाहिए और इसलिए अब नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसा विचार होना चाहिए कि गांव के अंदर भी कुछ उत्पादन हो, गांव के अंदर उत्पादन ऐसा हो, गांव के बच्चे जो है उनको वहीं आसपास में कहीं रोजगार मिल जाए। केवल कृषि अब उनका पेट नहीं भर सकती और जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि विकसित समाज में आवश्यकताएं बढ़ रही है। अब उसको घर में टेलीविजन भी चाहिए, उसको मोबाइल फोन भी चाहिए, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी चाहिए और जमीन छोटी होती चली गई। और इसलिए जो विकास है वो उसके गांव के पास चाहिए, उसका पलायन नहीं चाहिए। इसे लघु कुटीर उद्योग ये विकेंद्रित और भारतीय जीवन मूल्यों का संरक्षण करने वाला ऐसा एक मॉडल हमको चाहिए। और इसके साथ साथ अपने को ध्यान में रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को अपना भारतीय बना करके रखना। इस सारे इस झंझावात में हमारा लाइफ स्टाइल ना बदल जाए। लाइफ स्टाइल में हमारा भोजन है, हमारे जीवन जीने का तरीका है, हमारा परिवार है, परिवार की व्यवस्था है, परिवार के संबंध हैं, उसमें कुछ प्रमुख हैं, कुछ बच्चे हैं। ये सब मिल करके सोचे, मिल करके विचार करें, मिल करके चिंतन करें, मिल करके आगे की योजना बनावें। ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये भारतीय बना रहे, हमारी संस्कृति के अनुकूल बना रहे। छोटे से छोटे बच्चे को भी ध्यान में रहे वो परिवार का अंग है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ध्यान में रखिए, जिस दिन उसके दिमाग में आ जाता है मैं अलग हूं तो परिवार से अलग नहीं होता है, वो सबसे अलग हो जाता है। उसको कोई अधिकार नहीं है भारतीय व्यवस्था में कि वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर दे। नहीं, वो दो भाइयों का भाई है, दो बहनों का भाई है, माता पिता का बेटा है, दादा दादी का पौत्र है, प्रपौत्र है, किसी का नाती है, किसी का पंती है, किसी का भतीजा है। वो इंडिविजुअलिस्टिक ना बन जाए। और इसलिए हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार की व्यवस्था है, हमारा भोजन है, हमारे त्योहार हैं, हमारे पर्व हैं, हमारी परंपराएं हैं, इनके साथ विकसित होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 5,000 नंबर उसके फोन में हैं और अपना एक भी नहीं है। ये नहीं होगा। आज परिवार में नंबर तो उसके पास बहुत है, लेकिन एक बेटे का जन्म होता है तो किसको बुलाए घर में, उसको समझ में नहीं आता है। कोई घर में आने को तैयार नहीं है, सब बिजी है। ये अच्छी बात नहीं है। और जो हमारा भोजन, हमारा व्यवहार, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारे जीवन के मूल्य, ये सब अपने रखते हुए पश्चिम में से जो अच्छा है, हमारे घर के अनुकूल है, हमारे परिवार के अनुकूल है, वो लेना। और इसलिए पश्चिम का जो कंज्यूमरिज्म है, जो मैंने बताया कीन्स ने शुरू कराया, और डेकार्टे करके जो बड़ा भारी विचारक था, वो डेकार्टे ने कहा ये दुनिया टुकड़ों टुकड़ों से बनी है, ध्यान में रखो। जैसे मोटरसाइकिल है ना, ये 50, 60, 70 आइटम मिला करके मोटरसाइकिल बन जाती है। सारी सृष्टि ऐसे ही बनी है। ये दोनों सिद्धांत गलत है। आप टुकड़े टुकड़े ला करके मोटरसाइकिल बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य का परिवार नहीं बना सकते, समाज नहीं बना सकते। समाज बनाने के लिए अध्यात्म चाहिए, समाज बनाने के लिए भावनाएं चाहिए, समाज बनाने के लिए व्यक्ति के अंदर की, अंतरात्मा की एक पुकार चाहिए। उसके बिना समाज नहीं बनता। ये समाज मैकेनिकल नहीं है, समाज फिजिकल नहीं है, केवल समाज के अंदर एक भावना है। डेकार्टे जो है ये बात नहीं मानता, और इस भाव पर चला नहीं, जो मैटर है यही सब कुछ है। भारत में कहा नहीं, मैटर भी एक है, लेकिन मैटर से ऊपर है। वो क्या है? वो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो परमात्मा है, ईश्वरीय सत्ता है।
आइंस्टीन को पूछा ईश्वर होता है कि नहीं होता है, तो आइंस्टीन ने कहा मैं नहीं बता सकता होता है कि नहीं होता है, लेकिन तुम ये बताओ इस छोटी सी लैब को चलाने के लिए एक आदमी चाहिए? हाँ चाहिए। तो ये सारी सृष्टि को चलाने के लिए कौन चाहिए? कौन चलाता है सारी सृष्टि को? आइंस्टीन का उत्तर ऐसा था जो एक प्रकार से था, एक प्रकार से नहीं था। देखिए पश्चिमी जगत इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, जो परमात्मा है वो सबके अंदर है। हिंदू दर्शन कहता है नहीं, परमात्मा ब्रह्म इस क्रिएशन के अंदर है। क्रिएटर और क्रिएशन दो नहीं है, क्रिएटर इस क्रिएशन के अंग संग है, इसके अंदर है, एक हम एक है। पश्चिमी जगत कहता है नहीं, क्रिएटर कोई है तो कहीं सातवें आसमान पर होगा। हम नहीं मानते, सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ मैटर है। हम कहते हैं नहीं, मैटर के साथ साथ अंदर कुछ है जो सबको चलाता है। वो चलाता है, वो ध्यान में रखिए। और इसलिए कहीं न कहीं तो मनुष्य अपने सिर को झुकाने के लायक बना रहे, विनम्रता आती रहे। ऐसा मॉडल हमको चाहिए। और इसलिए इस सारी सृष्टि को चलाते रहना है तो कम से कम उपभोग करिए, कम से कम पानी, कम से कम वस्तु, कम से कम वस्त्र, कम से कम मकान, कम से कम वस्तु। ये सृष्टि बच जाएगी, ये पृथ्वी बच जाएगी। अन्यथा जो कंज्यूमरिज्म की होड़ लगी है, एक बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है। हर दिन साइंस नई रिसर्च करता है, टेक्निकल जो है आदमी उसको अपनी वस्तु में बदल देते हैं। इंडस्ट्री वाला खट प्रोडक्शन लाता है, मार्केट में विज्ञापन होता है और आपको बताया जाता है अगर ये सामान नहीं खरीदा तो जिंदगी बेकार है। ये मॉडल का अगर हमने मोबाइल नहीं खरीदा हमारा जीवन बेकार है। ये मॉडल की घड़ी नहीं खरीदी हम समाज में रहने के लायक ही नहीं बचे। ये साइकोलॉजिकल एक दबाव है। मार्केट इस दबाव को क्रिएट करता है और लोग बाजार में दौड़ पड़ते हैं खरीदने के लिए, खरीदो 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 खरीदो। भारत का व्यक्ति ये सोचना चाहिए क्या खरीदना, कम 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 और कम। अब दिल्ली के चारों तरफ देखिए ना, कितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। अब देखिए ना, पैसा कमाने की होड़ ने लोगों को खाने के सामान में केमिकल मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो गंदे पानी को, केमिकल भरा हुआ पानी जो है जमीन के अंदर डाल देते हैं। पूरे कानपुर के टैनरीज वालों ने सारा कानपुर का पानी पॉल्यूटेड कर दिया, वो पीने के योग्य नहीं बचा। दिल्ली में भी कई सारी इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं जिन्होंने हैजार्डस केमिकल्स को बोर करके जमीन के अंदर डाल दिया, उनको ध्यान में नहीं रहा। ये पानी लाखों लोगों के जीवन को कहां ले जाएगा। उनको पैसा कमाने की होड़ है, क्यों? सामान खरीदना है उनको। ये वर्तमान के जो मॉडल ने व्यक्ति को बीमार कर दिया है। व्यक्ति खरीदता जा रहा है, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। ये मानसिक बीमारी है। और अधिक सामान खरीदना ये मनुष्य के मन का पागलपन है। वो पागल हो चुका है। इस पागलपन से वो ही निकाल सकता है जिसके पास अध्यात्म है, जो कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, हटाओ, नहीं चाहिए। आपने कलाम साहब का जीवन देखा है, केवल 2 कोट में पूरा जीवन काट दिया। बड़े वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे। आपने राजेंद्र बाबू का नाम सुना है, भारत के राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति थे, अच्छे वे वकील थे। अपनी कोठी दान में दे दी थी। इसी राष्ट्रपति भवन में लगभग 12-13 वर्ष वे रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जब वे वापस गए तो उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था। सदाकत आश्रम के 2 कमरों में रहते थे वे, मालूम है आपको। वो मितव्ययी लोग थे, समाज के लिए सब कुछ दे देना उनको आता था। लेकिन आज व्यक्ति एक पागलपन की दौड़ में भागा जा रहा है। तो हमको वो मॉडल चाहिए, कमाओ खूब, अपने लिए कम 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 और कम। आप खरीदने जाइए तो कम खरीदिए, कम खरीदिए। पश्चिमी जगत ने बिग मॉल बना दिए, बड़े बड़े आप देखिए ना, मार्केट बने हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक गाड़ी दे देगा, एक लड़का साथ में चलेगा। आप वहां ये तय करते क्या क्या खरीदना है। आप 20 साल पुराना, 40 साल पुराना अपना अनुभव ध्यान करिए। आप घर से निकलते थे, हमारी माँ हमको बताती, बेटा तुम बाजार जा रहे हो, कागज पर सामान लिख लो। 2 साबुन लाना है कपड़ा धोने का, 2 साबुन स्नान का लाना है, ये दाल लाना है, ये मसाला लाना है। वो पर्ची देख करके हम सामान लाते थे। अब पर्ची देख के सामान नहीं लाते। वो दुकान हमको दिखाती है क्या सामान आपको खरीदना है।
और आपके पास एक कार्ड है, वो कार्ड दे करके पैसा पेमेंट होता है, आप भर करके सामान ले आते हैं, उसमें से कभी कभी 50% सामान किसी मतलब का नहीं होता, खरीदने की भूख पैदा कर दिए। यह मॉडल सारी दुनिया को एक अंधे मार्ग पर ले जा रहा है, और इसलिए बढ़ते हुए जो कूड़े के ढेर, ढहते हुए गांव, बढ़ते हुए लैंडस्लाइड, बाढ़ में बहते हुए घर मकान और गाड़ियां, जलते हुए जंगल हमको कुछ दिखा रहे हैं, हमको कुछ ध्यान दिला रहे हैं। और इसलिए जो गुटेरस, जो यूएन का जो सेक्रेटरी है, अभी 1 साल पहले नेपाल में उन्होंने घोषणा करी, उन्होंने कहा नाउ स्टॉप दिस मैडनेस, हे दुनिया के लोगों इस पागलपन को छोड़ दो, कम खर्च करो, वस्तुओं का कम इस्तेमाल करो, ग्लोबल वार्मिंग को रोको, कंजम्पशन कम करो। वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स, हम अपने कब्र खुद खोद रहे हैं। और इसलिए भारत एक ऐसे मॉडल की ओर आगे बढ़े जो सारे दुनिया को एक रास्ता दिखा सके, और वो केवल भारत के पास है। भारत के पास एक एटीट्यूड है, भारत के पास एक स्पिरिट है, भारत के पास एक फिलॉसफी है, भारत के पास एक वे ऑफ लाइफ है, भारत के पास एक व्यू ऑफ लाइफ है। हम दुनिया को बता सकते हैं, हम दुनिया को ये बात दिखा सकते हैं, जीवन ऐसे जियो कि धरती सबके लिए है, धरती सबके लिए सब कुछ दे सकती है, बशर्ते उसकी आवश्यकताएं हों। और इसलिए इस धरती को बचा कर रखना है, तो वो मॉडल चाहिए जो मॉडल सारी सृष्टि को एकात्म भाव से अनुभव करता है और सबको अपना मान करके आगे ले चलने की भावनाओं को विकसित करता है। वही मॉडल भारत के लिए चाहिए, भविष्य में वही मॉडल सारी दुनिया के लिए चाहिए। इस पर हम लोग विचार करें तो धीरे धीरे ये विचार करने का क्रम प्रारंभ हो जाएगा, तो दुनिया अंततोगत्वा यदि बचनी है इसी मार्ग को अपनाएगी। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।